नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ नई चीज़ लाऊं जिससे कि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो और कुछ नया मिले भी आपको पढ़ने के लिए। काफ़ी दिनों से हम लोग वही जीएस देख रहे थे, हिस्ट्री पॉलिटी। आज हम इसीलिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं। कुछ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि करंट अफेयर्स में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल सके हम लोग को। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं और करीब करीब 15 से 16 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं करंट अफेयर्स के, तो उनको भी देख लेते हैं। क्योंकि पीसीएस हो चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, इनमें ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स की भूमिका को किसी भी एग्जाम में नकारा नहीं जा सकता कि इनकी भूमिका नहीं है। देखते हैं हम लोग, अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के गठन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपकी मिक्स है। इसमें आपको फरवरी के भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, मार्च के भी मिलेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त के भी 10-12 अगस्त के आसपास की भी करंट थोड़ी मिल जाएगी आपको। इसके बाद हम लोग कुछ मंथली भी देखेंगे, 2-2 मंथ की करंट अफेयर्स लाएंगे जिससे कि आगे पूरी एक साल की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। तो तेलंगाना राज्य के गठन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 वर्ष इनके पूरे हो गए हैं। 2014 में इनका गठन हुआ था तेलंगाना राज्य का, आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था तेलंगाना राज्य, इसलिए इसका महत्व है, पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के भी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आप जानते हैं कि ये 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया था। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र किया गया है। और अन्य दो आपातकाल जो होते हैं वो होते हैं, एक तो राष्ट्रपति शासन के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। और एक आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। जो महत्वपूर्ण है, यही आपातकाल महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति शासन समय समय पर राज्यों में लगता रहता है। 25 जून 1975 को लगाया गया था। इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ऐसा कहा गया है कि इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो 25 जून को। प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इस वर्ष पहली बार मनाया गया है 25 जून को। जो अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो पूछ सकते हैं कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में 74 महिलाएं संसद के सदस्य या सांसद चुनी गई। 17वीं लोकसभा में इनकी संख्या 78 थी, जो 4 कम है इस बार। नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार तीसरी बार, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पहले जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बने थे। कब कब बने थे वे? 1952 में, 1957 में और 1962 में। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए। उनकी मृत्यु के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा बने उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर पूछा जाता है कभी कभी, क्योंकि बात पुरानी हो जाती है तो लोगों को ध्यान नहीं रहता। स्पीकर याद रहता है लेकिन प्रोटेम स्पीकर नहीं हो तो याद रहता। तो प्रोटेम स्पीकर का जो हैं वो हैं भर्तृहरि महताब। ये इनका कार्य क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का? एक सीनियर स्पीकर होता है सदस्य संसद का, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसका कार्य होता है कि स्पीकर का चुनाव करना, जो संसद की कार्यवाही का संचालन करता है। तो इस समय तो ओम बिरला हैं, 17वीं संसद में भी वही थे और इसमें भी यही हैं। G7 या ग्रुप ऑफ 7, 7 विकसित देशों का समूह है ये। 2024 में इसकी बैठक हुई है इटली के अपूलिया में। और ये कौन सी बैठक है? 50वीं है, 50th है, यही पूछा जाता है कभी कभी। तो इस शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया, मोदी जी गए थे। अब G7 के देश देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। फ्रांस के रंबो-निलेट एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी। इसके सदस्य भी इसीलिए फ्रांस है, इटली है, जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है और जर्मनी है। आप जानते हैं कि पहले G8 हो गया था, G7 के रूप में स्थापित हुआ था और पुनः उसी रूप में आ गया।
G8 के समय जब G8 हुआ तो रसिया को शामिल कर लिया गया था, रूस को, जो अब इसका सदस्य नहीं है क्योंकि यूक्रेन के उसने कब्जा करने की कोशिश की हुई है, इस कारण से। विश्व में इनकी हिस्सेदारी देख लेते हैं क्या क्या है। अर्थव्यवस्था में इनकी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी होती है उसमें इनकी हिस्सेदारी 40% है। आबादी, विश्व की आबादी में इनकी इन सभी देशों की अगर जोड़ी जाए तो 10% भूमिका है। ऊर्जा में 30% है और विद्युत उत्पादन में 36% है। तो कुल मिलाकर 66% इनकी हिस्सेदारी है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में भी इनकी 25% हिस्सेदारी है। कैसी बात है, अमेरिका एक मुख्य उत्सर्जक देश है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सिप्री समय समय पर ये परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए रिपोर्ट जारी करती है, बताती है कि देश में कितने लोगों ने हथियारों का आयात किया है, इसके पास कितने ज़्यादा हथियार हैं, ये सब चीज़ें। तो उसी में एक इसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि भारत में कुल 172 172 परमाणु हथियार हैं। कितने हैं? 172 परमाणु हथियार हैं। जारी कौन करता है? ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिप्री का, ये पूछ सकते हैं, तो स्वीडन है। कभी कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ही वो जीएस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोलंबो प्रोसेस क्या है? एक परामर्शी फोरम है जो रोजगार से संबंधित है विदेशों में। विदेश में भारतीय जाती हैं, रोजगार करते हैं, तो नौकरी करने जाते हैं, उनसे संबंधित है। तो भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की है। भारत का संस्थापक सदस्य भी रहा है और कुल 12 सदस्य हैं इसके, हैं अभी तक। तो भारत ने इसकी पहली बार अध्यक्षता की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कोलंबो वो प्रोसेस जो है किससे संबंधित है, तो आप समझ जाइएगा, रोजगार से संबंधित कोई चीज़ अगर आती है तो यही है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। ग्राफीन केंद्र ऐसे पूछा जा सकता है ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है ग्राफीन, सबसे मजबूत होता है ये। जैसे फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वो भी ग्राफीन की बनी होती है, ग्राफीन की। तो ये चीज़ है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ बना लगाई गई है? तो ये CSIR के मुख्यालय में बनाई गई है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, वहीं पे भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है। इसको भी याद रखिएगा। रामसर स्थल इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, समय समय पर बढ़ते रहते हैं, हर साल बढ़ते हैं बल्कि। वर्तमान में भारत में अगर रामसर स्थल की संख्या देखी जाए तो वो 85 हो गई है। और सर्वाधिक रामसर स्थल पूछे जाए तो तमिलनाडु में है 18 और यूपी में है 10। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो यूपी में कौन कौन से रामसर स्थल हैं ये भी पूछे जाते हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी ईरान में। रामसर एक स्थल है जो ईरान में पड़ता है, रामसर शहर। तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, तो वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1975 में ये लागू कर दिया गया था, 2 फरवरी 1975 को। और भारत का सदस्य कब बना? 1981 में। पूछ सकते हैं कि भारत का सदस्य कब बना? 1981 में। 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, WHS जो है वो क्या है? तो ये है चराई देव मोइदम्स। असम के अहोम राजवंश से संबंधित है ये। चराई देव मोइदम्स, ये असम के अहोम राजवंश, जो असम में अहोम राजवंश था उससे संबंधित है। उनकी टीला दफनाने की एक पद्धति है, व्यवस्था है ये। व्यक्ति की मृत्यु के बाद कैसे दफनाया जाता है, तो वैसे ही बनाया गया है, उसी के बारे में है। तो उस स्थल को WHS में शामिल किया गया है। भारत का ये 43वां स्थल हो चुका है। ठीक, आगे देखते हैं। बुक्स, किताबें, एक ना एक किताब पूछी जाती है कभी कभी, तो समय समय पर इनको अपडेट करते रहना चाहिए जिससे कि चीज़ें याद रहती हैं। कारगिल वार, द टर्निंग पॉइंट, ये किसकी है? कर्नल हैं MB रविंद्रनाथ, उनकी बुक है। सेलिब्रेटिंग भारत, ये IV सुब्बा राव की किताब बुक है। सेलिब्रेटिंग भारत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चुनिंदा करंट अफेयर्स लगाई गई है जिससे कि भीड़ ना बढ़े, क्योंकि पढ़ने वाले को पता होता है कि कितना पढ़ना पड़ता है।
तो बेकार की चीज़ों पे समय बर्बाद करने से अच्छा है उन चीज़ों पे अपना समय दें जो एग्ज़ाम में आने के लिए महत्वपूर्ण हैं और आ सकती हैं। हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम में तो आ ही सकती हैं। और हम लोग के यहाँ ऐसी हालत है कि व्यक्ति एक एग्ज़ाम तो देता नहीं है और भी एग्ज़ाम देता है। कुछ लोग होंगे जो पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, जो 27 अक्टूबर को होने वाला है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये टिम वॉकर की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है। एक बुक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। महानेता, ये वेंकैया नायडू की जीवनी पर है, एक तरह से किताब संजय किशोर ने लिखी है। पूर्व राष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, सब जानते हैं। और एक बुक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ये डॉक्टर एस नागेश कुमार ने लिखी है, एस नागेश कुमार ने। सोर्स कोड, माई बिगनिंग्स, बिल गेट्स की है और बिल गेट्स की किताब है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है। व्हाट भारत मैटर्स, एस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे देश के, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना कीलावाला की बुक है ये, इम्पोर्टेंट है। हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहा जाए, तो रस्किन बॉन्ड से पूछिए, बताएंगे। तो हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड। विश्वास पूर्वम, ये बुक एक मुस्लिम धार्मिक नेता हैं अबू बकर, उनकी किताब है ये। एक मुस्लियार नाम इनका, अबू एपी अबू बेकर मुस्लियार, तो उनकी किताब है ये। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुक है, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी कम महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जा जाती है एग्जाम में। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की ये बुक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अनब्रोकन, इंद्राणी मुखर्जी की इम्पोर्टेंट बुक है ये भी, अनब्रोकन। पता है ना, जब तक एग्ज़ाम में कोई चीज़ नहीं आती तब तक वो इम्पोर्टेंट नहीं लगती, एग्ज़ाम में आने के बाद वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो क्यों ना पहले पढ़ लें वो इम्पोर्टेंट चीज़। तो नाइफ, सलमान रश्दी की पुस्तक है ये। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एम एम नरवणे, ये पूर्व सेना प्रमुख थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एम एम नरवणे, ठीक, नरवणे है ये, ठीक है। बर्निंग रोसेस इन माई गार्डन, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है ये, इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक, तस्लीमा नसरीन। समयपुरम, द सैक्रेड सीट ऑफ शक्ति, एक शक्तिपीठ है तमिलनाडु के टेम्पल में, समयपुरम। उस उसी के नाम पर बुक बनी लिखी है इन्होंने, वृंदा रामानंद ने, वृंदा रामानंद ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं, तो साल भर में कम से कम 10 या 15 क्षेत्र तो ऐसे आ जाते हैं, जैसे पर्सन इन न्यूज़, है ना, एरिया इन न्यूज़ या रीजन इन न्यूज़, ऐसे करके आ जाते हैं। तो ये इसी तरह का एक क्षेत्र है, न्यूमा चुसुल क्षेत्र, लद्दाख में। अभी हाल ही में यहाँ साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तो उसकी वजह से चर्चा में था। न्यूमा चुसुल क्षेत्र लद्दाख में। पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। अभी हाल ही में फेमस थी, कुछ गंदगी फैलाने के संबंधित कुछ न्यूज़ थी इसकी, तो उस कारण से ये चर्चा में आई थी। तो इसलिए किसकी सहायक नदी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृष्णा नदी। और भी सहायक नदियाँ हैं, ये भी एक सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। भीमा किसकी सहायक नदी है ये बताइएगा आप। यूरोपीय संघ का नया अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछाता है। यूरोपीय यूनियन का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है, वो है एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, एंटोनियो कोस्टा। क्या होता है कि जैसे ये एंटोनियो कोस्टा पूछा गया, तो ये भी पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में, इनकी संरचना के बारे में पूछ सकते हैं।
और पूछ लेंगे कि अभी इतने कितने सदस्य हैं, या फिर पूछ लेंगे कि यूरो को अपनाने वाले कितने देश हैं, 19, और दे देंगे 19 हैं, 20 है, या पूछ लेंगे अंतिम देश कौन है जिसने यूरो स्वीकार किया है। तो इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस पैम, प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस पैम, ये ब्रेन ईटिंग एमीबा कहा जाता है इसे। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं नेग्लेरिया फाउलेरी, ब्रेन ईटिंग, क्योंकि ये क्या है कि जैसे नदी झीलें होती हैं, उनमें लोग नहा रहे हैं, और उसके उनमें से कुछ ये अमीबा जो है, छोटा सा तो होता ही है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा ही जाता है इसे। तो वो घुस जाता है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, झीलों, तालाब, नदी, गर्म पानी और नाक के माध्यम से ये मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, इससे मृत्यु भी हो जाती है। यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय आयोग की कौन अध्यक्ष बनी है? उर्सुला वॉन डर लेयन, एक इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जानते हैं आप, राष्ट्रपति भवन के नाम बदल दिए गए हैं, दरबार हॉल और अशोक हॉल का। तो यही नाम है, दरबार हॉल को कर दिया गया गणतंत्र मंडप, इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है ये, और अशोक हॉल का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है अशोक मंडप, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति भवन पहले वायसराय हाउस के नाम से भी जाना जाता था। 1950 को गणतंत्र होने पर, जब हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, तो उसका नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया गया। इस ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि, K4, प्रहार, धनुष, त्रिशूल और पृथ्वी हैं। साइंस अटैक के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अग्नि इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इनसे संबंधित क्या पूछेंगे? पूछेंगे कि सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है, एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है। तो अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। K4 कौन सी है, प्रहार क्या है, त्रिशूल क्या है, और पृथ्वी क्या है। ठीक, तो ये पूछते हैं। निपाह वायरस, आजकल वायरस काफ़ी फैल रहे हैं, जानवरों से होने वाला वायरस है, इसलिए जो जानवरों से होने वाले वायरस होते हैं उनको जूनोटिक कहते हैं। ये पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। और ये निपाह वायरस कैसे हुआ है? ये फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स जो होती है उससे फैला है। सब अफ्रीका से आए हैं, और ये केरल में अभी हाल ही में चर्चा में था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, मिनामी तोरिसिमा द्वीप, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इस कारण से ये द्वीप अभी चर्चा में आया है। मिनामी तोरिसिमा द्वीप, समझ में आ रहा है कि जापान का द्वीप है। ये प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी जापान, दक्षिण पूर्वी की तरफ जापान साइड में। यहाँ कोबाल्ट और निकल के भंडार मिले हैं, कोबाल्ट और मैग्नीज निकल के, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ठीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये यूज होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो ये द्वीप है, ये एटॉल आइलैंड है। एटॉल, एटॉल नहीं, एटॉल आइलैंड है। इसे मार्कस द्वीप भी कहा जाता है। एटॉल आइलैंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो। जो मूंगे की चट्टानें होते हैं, एक द्वीप को इस तरह गोल गोल घेरे रहती हैं एटॉल के रूप में, ऐसे रिंग टाइप में। तो यही एटॉल आइलैंड होता है, इसके बीच में आइलैंड होता है। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चांदीपुरा वायरस सैंड फ्लाई से फैलता है। अभी हाल ही में ये चर्चा में भी था। ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करता है, वही बच्चों में होता ही है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है चांदीपुरा वायरस।
हिस्ट्री में चांदीपुरा एक नाम है, बताइए वो किससे संबंधित है, अगर आपने कभी पढ़ा हो चांदीपुरा। और ये कहाँ पे है चांदीपुरा, इसे क्षेत्र के नाम से लिखा गया है, तो ये कहाँ पे है ये भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है। एक परी का मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट परी किसने स्टार्ट किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने। मैंने अपने हाथ से बनाए हैं नोट्स, तो इसलिए राइटिंग में थोड़ी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि अब गलतियाँ तो सभी से होती हैं। और अगर कुछ गलती भी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे मैं उसे भूल सुधार के रूप में देख सकूं अपनी। बर्नी हाट एक जगह है असम मेघालय सीमा पर, तो ये इस भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। हो सकता है कि ये ना पूछा जाए कि सबसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, लेकिन ये पूछेंगे बर्नी हाट क्या है और कहाँ पर है। तो ये असम मेघालय के सीमा पर स्थित एक जगह है। ठीक। OJ-287 शब्द किससे संबंधित है, वो है आकाश गंगा से संबंधित है, अभी हाल ही में ढूंढी गई है ये। OJ-287 संसदीय विशेषाधिकार पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 105 में इसका जिक्र मिलता है। विशेषाधिकार दो तरह के होते हैं, एक सामूहिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है, जैसे परिवार में होते हैं। एक हमारे स्वतंत्र विशेषाधिकार हैं और एक पारिवारिक विशेषाधिकार होते हैं। संसदीय समितियों में अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता मिलती है। और भी चीज़ें होती हैं इसमें। व्यक्तिगत विशेषाधिकार में जैसे कि किसी सांसद पर कोई आपराधिक मुकदमा चल गया है और संसद का सत्र चल रहा है, तो उसको संसद का सत्र चलने और समाप्त होने के 40 दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसी तरह कुछ सामूहिक विशेषाधिकार भी होते हैं। इसमें संसद की कार्यवाही को बाधित करने वालों को स्पीकर हटा सकता है, या फिर इसको कुछ ऐसी कार्यवाही होती है संसद में जिसको प्रेस रिलीज मना करी जा सकती हैं, तो ये सब चीज़ें भी आती हैं। ये इटली में जो ज्वालामुखी हैं माउंट एंटना और स्ट्रोम्बोली, ये सिसिली द्वीप में है दोनों, एक्टिव वॉल्केनो हैं। और स्ट्रोम्बोली को जानते हैं आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। विंडफॉल टैक्स क्या है, विंडफॉल टैक्स कंपनियों पर लगाते हैं जो अप्रत्याशित लाभ को कमाई जाती हैं, जैसे तेल गैस खनन गतिविधियों पर। जैसे कोरोना के समय कुछ कंपनियों ने काफ़ी लाभ कमाया, कुछ का तो दिवाला निकल गया, लेकिन कुछ ने कोरोना के बाद काफ़ी लाभ कमाया, तेल गैस और खनन में भी। और अभी हाल ही में जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का, तो उसमें भी काफ़ी यातायात प्रतिबंधित हुआ। जो यूक्रेन से चीज़ें आती थी, रूस से आती थी, वो मना हो गई। तो उसी वजह से जो कंपनियां थी वो लाभ की स्थिति में आ गई, अप्रत्याशित लाभ कमाया, तो उन पर ये टैक्स लगाया गया, एक्स्ट्रा टैक्स होता है ये। तो कंपनी के अप्रत्याशित लाभ पर लगता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में कॉफ़ी का जिक्र हुआ था, अराकू कॉफ़ी। ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में पाई जाती है। पूछ सकते हैं कि अराकू घाटी कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी, वहीं से ये बनी अराकू कॉफ़ी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत ये उगाई जाती है, जैविक खेती को 2019 में जीआई टैग मिला था। ऑर्गेनिक फार्मिंग जानते हैं कि इसमें केमिकल का यूज ना हो, ऐसी खेती को ऑर्गेनिक खेती या जैविक कृषि बोला जाता है, जिसमें केमिकल का यूज या रसायन का यूज ना हो। जगन्नाथ मंदिर चर्चा में है अभी, इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि नागर शैली में निर्मित है जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में है ही, सभी जानते हैं जगन्नाथपुरी। इसे वाइट पैगोडा कहा जाता है। इसी तरह एक ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, काला पैगोडा। वो किसे कहा जाता है ये बताइएगा, वो किसे कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक। इसका निर्माण किसने कराया था, ये तो 12वीं शताब्दी में एक राजा थे अनंत वर्मन चोटगंगा, चोटगंगा वंश है, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। प्रोजेक्ट टाइगर
अभी हाल ही में 55 हो गए हैं। 1973 में शुरू किया था। किससे बनवाया गया है? धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व था उससे मुझे टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो अभयारण्य था। राजस्थान में है धौलपुर करौली। एक्सरसाइज तरंग शक्ति अभ्यास। तो इसमें कुल 10 लोगों ने भाग लिया है और ये भारतीय वायुसेना का जो था पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। रेड फ्लैग, ये इंडिया यूएसए का अभ्यास होता है, हर साल होता है, ठीक है। ये अलास्का में ही होता है, यह हमेशा कहीं और नहीं होता। हवाई अलास्का के आसपास क्षेत्रों में होता है। और ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, मतलब कि और भी देश में शामिल हैं, तो भारत ने भी इसमें भाग लिया है। भारतीय वायुसेना के साथ और भी कौन कौन से अभ्यास होते हैं जो देश लोग करते हैं, उनको देखते हैं। इजिप्ट के साथ होपेक्स एक्सरसाइज होती है, भारतीय वायुसेना की होपेक्स। पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के साथ किन देशों के अभ्यास होते हैं, उनका चयन कीजिए। तो ये है आर्यन एक है, ये फ्रांस के साथ होता है हमारा, फ्रांस और इंडिया। ओरियन पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ब्लू फ्लैग ये इजराइल का है। और डेजर्ट फ्लैग यूएई का है, तो उसको याद रखिएगा। और भी चीज़ें हैं, मैंने एक साथ लिख दिए हैं, जिससे कि बार बार हर जगह आते हैं करंट अफेयर्स में, तो उनको एक बार आप याद कर लीजिए तो आसानी रहती है कि कौन कौन से युद्धाभ्यास हैं, तो बार बार उनको याद करने में दिक्कत नहीं आती। नोमेडिक एलिफेंट जो है भारत मंगोलिया के बीच होता है, यह हाल ही में भी हुआ है। ये मंगोलिया की कैपिटल जो है उलान बटोर, वहाँ पे हुआ है। खंजर, ये किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है खंजर युद्धाभ्यास, पूछा जाता है। युद्ध अभ्यास तो इंडिया यूएसए का फेमस है। संप्रति भारत बांग्लादेश का है, अभी हाल ही में चर्चा में भी है बांग्लादेश। वहाँ लोकतंत्र फिर से एक बार विफल हो गया है, तो इसलिए चर्चा में है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ हुआ, काफ़ी सालों से हुआ नहीं है। एक्यूवेरिन इंडिया मालदीव का होता है, मालदीव चर्चा में रहा था अभी हाल ही में, जानते ही हैं आप, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल नगह भारत ओमान कम फेमस है, लेकिन पूछा जाता है। मैत्री भारत और थाईलैंड का होता है। अल नगा भारत और ओमान का होता है। थाईलैंड में भी हाल ही में राजकुमारी बनी है एक, उनका नाम क्या है बताइएगा मुझे कमेंट करके। रिम पैक, ये 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास है। कितने देश हैं? 24 देश। कभी कभी संख्याओं से खेल जाते हैं आयोग वाले, तो कथन दे देंगे आपको, उसमें दे देंगे ये 26 देशों का नौसैनिक अभ्यास है। हवाई यूएसए में होता है, भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है। और इसकी थीम दे देंगे, ये चारों पॉइंट दे देंगे, बस इन्हीं चारों पॉइंट में कुछ ना कुछ हेर फेर कर देंगे वो। और हेर फेर अधिकतर होता है वो थीम में होता है या फिर फैक्ट डेटा में होता है, जो 24 देश हैं, कंट्रीज हैं। और भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है एक तो। और 24 देश, और इसकी थीम क्या है? पार्टनर इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, ठीक, एकीकृत और तैयार, साझेदार। एक शक्ति अभ्यास है, अभी हाल ही में उमरोई मेघालय में हुआ है। इंडिया और फ्रांस का है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक। सैनिक अभ्यास शक्ति उमरोई मेघालय में हुआ है, पूछा जाता है। 10 तलीक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इसी तरह टाइगर ट्रम्प 24 है, 2024, मतलब डिनोट कर रहा है कि 2024 में हुआ ये। इंडिया और यूएसए के बीच में होता है ये। आपदा राहत सैन्य अभ्यास है, इसमें सीखते हैं कि कैसे कोई अगर कुछ हो जाए आपदा तो उसको कैसे बचा जाए। तो भारत ने से भाग लिया और भारतीय सैनिकों ने सीखा यूएसए के द्वारा। जाइमेक्स, जाइमेक्स डिनोट कर रहा है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक। तो ये जापान और इंडिया के बीच में होता है, और जापान के योगोसुका द्वीप में भी हाल ही में हुआ है। मालाबार इंडिया यूएसए और जापान का है, ये इंपॉर्टेंट है। नेवी एक्सरसाइज है ये भी, तो ये पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स का तो ये है कि जितना पढ़ें उतना कम है, जितना पढ़ें उतना कम है। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती।
इसी तरह एक है समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास, ये विशाखापट्टनम में हुआ है, भारत मलेशिया के साथ अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मिलान 24, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और अदर कंट्रीज ने भाग लिया है। मल्टीलेटरल, मल्टीनेशनल, बायलेटरल, तो इस तरह एक्सरसाइज होती हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। इसी तरह का एक अभ्यास है डिजर्ट साइक्लोन, ये एक डेजर्ट के नाम से ही है फेमस, अभी हम लोग पढ़ा था, बीकानेर में हुआ है। कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे अभी हाल ही में, जैसे ऑपरेशन सर्वशक्ति, तो ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है इंडियन आर्मी का, पीर पंजाल क्षेत्र में चलाया गया है, ठीक, मध्य हिमालय में पीर पंजाल क्षेत्र में चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा, ये चक्रवात मोर्चा आया था अभी हाल ही में म्यांमार में की मदद के लिए, नौसेना द्वारा ही चलाया गया था अभियान, ठीक। तो चक्रवात मोर्चा कहाँ आया था? म्यांमार में आया था। ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था पशु तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कहाँ चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में हम लोग जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक संपन्न हुए हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। समय समय पर चीज़ें बढ़ेंगी, अपडेट होती रहेंगी। भारत का स्थान पदक तालिका में कितना है? 71वां है। भाई विजेता तो बहुत ज़्यादा है लगता है। नीरज चोपड़ा को तो उसे भाला फेंक में मिलता ही है, आप जानते हैं, इस बार इनको रजत रजत पदक मिला है, सिल्वर सिर्फ एक ही मिला है। मनु भाकर को मिला है 2 बार, पहली महिला है जिनको 2 बार मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज, दोनों बार ही ब्रॉन्ज मिला है। और एक मिश्रित में मिला है इनको, मनु भाकर और सरबजोत सिंह को। और सबसे बड़ी बात है, मनु भाकर भी फेमस है, इस समय काफ़ी आ रही हैं। वही मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल मिला है कांस्य से। स्वप्निल कुसाले, इनको भी मिला है कांस्य, बाकी सारे ब्रॉन्ज हैं, सिर्फ एक ही सिल्वर है। इस बार गोल्ड मिला है नीरज चोपड़ा जी, और इनको सिल्वर मिला है। ज़्यादा फेमस होने की नुकसान यही है कि आपकी उत्पादक क्षमता जो है कम हो जाती है। वही हाल हमारे यहाँ के खिलाड़ियों का भी है, जैसे जैसे फेमस होते हैं वैसे वैसे इनकी उत्पादक क्षमता भी कम हो जाती है। अमन सहरावत, फ्री स्टाइल कुश्ती कुश्ती, भारतीय हॉकी टीम पुरुष हॉकी, कांस्य पदक। सर्वाधिक पदक किसे मिले? यूएसए को मिले हैं। उसके बाद चाइना का नंबर है। जीएसबी क्या है? ये गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड में 40, सिल्वर 42, 44 और ब्रॉन्ज 42, ठीक, 42 मिले हैं। बोल रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐप जारी की गई हैं, जानते हैं अभी। तो ये 4 ऐप कौन सी हैं? साक्ष्य है, सेतु है, श्रुति है और ई समन है। ये 4 ऐप्स हैं, इनको डाउनलोड करिए और इनका लाभ उठाइए। तो ये 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है, कब नए कानून लागू किए गए हैं? तो 1 जुलाई 2024 से, सिंपल चीज़ है। जोरावर, ये टैंक है स्वदेशी हल्का, ये डीआरडीओ और एलएनटी लार्सन टर्बो द्वारा साथ में विकसित किया गया है। एलएनटी हर चीज़ में है, राम मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। एलएनटी की साझेदारी से ही हुआ है राम मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है। डिक सूफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? वो है नीदरलैंड। और मार्क रूट कौन है? ये नाटो के नए महासचिव बनाए गए हैं, नाटो के नए महासचिव। इसके पूर्व ये नीदरलैंड के ही प्रधानमंत्री थे, मार्क रूट। फिर इनको यहाँ से हटा के, ये नाटो का ऐसा है, आप महासचिव बनिए। तो नए महासचिव हैं मार्क रूट।
डाइची 4 क्या है? ये जापान का उन्नत भूमि अवलोकन ग्रह है। ठीक। अलोस है, ELOS, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है ये। ठीक। LEO, लियो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। जो निचली कक्षा होती है पृथ्वी की, वहाँ स्थापित किया गया है। ठीक। भारत जो है NTO, नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ये एक GHG है, ग्रीन हाउस गैस है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा गर्म करती है वातावरण को। बाप रे। और इसका प्रयोग भी आप जानते हैं कहाँ कहाँ होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग काफ़ी जगह होता है। तो इसके उत्सर्जक देश देश लिखते हैं कौन कौन से हैं? चाइना 16.7% सबसे ज़्यादा, भारत दूसरे स्थान पर है, USA तीसरे, और ब्राज़ील जो है वो चौथे स्थान पर आता है। इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट करंट में पूछा सकता है या फिर इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है। 30वें थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम के। बच्चे इनको याद नहीं करते हैं और गलती हो जाती है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है महाराष्ट्र में, की जाएगी। ठीक है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है ये। पहला भारत बेलारूस काउंसलर संवाद कहाँ किया गया है? मिन्स्क। ये बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, वहाँ पे किया गया। ठीक है। काउंसलर संवाद, मिन्स्क क्या है? बेलारूस की कैपिटल है, पूछा जा सकता है मिन्स्क के बारे में भी। लोकपथ मोबाइल ऐप, नाम से समझ में आ रहा है कि सड़क से संबंधित है। लोकपथ सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए दिया गया है। ये प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि यूपी की योजना नहीं पूछेंगे, किसी दूसरे राष्ट्र की, राज्य की योजनाएं पूछ लेते हैं, या ऐप या फिर कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे राजस्थान काफ़ी योजनाएं लागू करता है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार किसे मिला है? तो वो महाराष्ट्र को मिला है। सबसे ज़्यादा किसान भी यहीं आत्महत्या करते हैं और इनको सबसे ज़्यादा ये भी मिलता है। रूस के किस सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है? वो है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, एंड्रयू द एपोस्टल। किससे संबंधित है सम्मान? किसका सम्मान है? किस देश का सम्मान है? ऐसे पूछेंगे तो आप लगा दीजिएगा रूस है ये रूस है। ठीक। ओलंपिक जो अभी हुए हैं हाल में, उनका सेफ द मिशन गगन नारंग को बनाया गया था। ठीक। तो ये भी पूछा जाता है। क्या है कि एक साथ करंट अफेयर्स पढ़ने से अच्छा होता है कि धीरे धीरे उसको पढ़ा जाए, जिससे कि चीज़ें जल्दी जल्दी याद होती हैं और दिमाग में रहती हैं, रिवीजन भी चलता रहता है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक अपने उच्चतम स्तर पर होगी। ठीक। 2060 तक भारत की जनसंख्या अपने हाईएस्ट लेवल पे होगी, बिल्कुल हाई लेवल। मतलब इसका मतलब है कि ये चाइना को बीट कर देगा भारत जनसंख्या के मामले में। चलिए किसी में तो बीट करेंगे ही हम लोग। विश्व युवा कौशल 15 जुलाई को मनाया जाता है, कुछ डेटे भी हैं। नेपाल, अभी नेपाल में क्या है कि पेट्रोल भरते हुए समय, उसमें उड़ान भरते समय विमान जो था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो कौन सा विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? वो है सौर्य एयरलाइंस। किसका है? नेपाल का। और ये त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? किस देश का है? तो नेपाल का है। कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया हाल ही में? तो सौर्य एयरलाइंस। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो हैं रिगोबर्टा मेंचुटूम को, रिगोबर्टा मेंचुटूम को। इंटरनेशनल शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला अफ्रीकी देश कौन सा है?
ये है आइवरी कोस्ट, 10वां देश है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएन में शामिल हो रहा है। तो वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला अफ्रीकी देश पूछा गया, याद रखिएगा। यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाएगा। मुझे तो यकीन है पूछा जाएगा, बाकी आयोग को यकीन है कि नहीं कि वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो विनय मोहन क्वात्रा। गेवरा और कुसमुंडा क्या है? ये कोयले की खाने हैं। पहले यूपी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब ये नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए फिर से पूछे जा सकते हैं। कोयला की खदानें हैं, ये कहाँ पे हैं? गेवरा कुसमुंडा छत्तीसगढ़ में है, जो भारत का एक राज्य है। worldatlas.com द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे नंबर पे हैं ये। ओ, इसका स्थान कौन सा है? सेकंड है। और इसका स्थान कौन सा है? फोर्थ है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में इनका नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडीबी की रिपोर्ट में 2024-25 में भारत की विकास दर कितनी है? एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एडीबी, तो ये है 7%। ठीक, 7%, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाल ही में 2 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन से हैं? जस्टिस हैं ये एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। ठीक, एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जितने सदस्य होने चाहिए न्यायाधीश, उतने हैं, पूरे पूरे 35। तो ये मुख्य न्यायाधीश सहित है, लेकिन क्या रखें, मतलब कि 34+1। ठीक, 1+34 मुख्य न्यायाधीश आपके लिए रहते हैं। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। पूछे जाते हैं इस तरह की चीज़ें। बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, यह है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। हाल ही में काफ़ी चर्चा में था बीएसएनएल, जब जियो ने अपने प्लान बदल दिए और प्राइस बढ़ा दिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। विश्व युवा कौशल दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए अभी हाल ही में नीट और जो नेट की और यूपी के में भी समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाएं, जो पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं, उनके लिए एक समिति बनाई गई है, जिससे कि और बेहतर तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जा सकें। तो अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं डॉक्टर के राधा कृष्णन। इनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों की समिति बनाई गई है। सदस्य कम पूछे जाते हैं, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। एक दो हों तो उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन सभी के नहीं होते हैं। कर्ट सेल क्या है? कार टी सेल, ये कैंसर की सेल होती है, टी सेल जो होती है शरीर में होती है। ये हम लोग अगर साइंस मौका मिला साइंस पढ़ने का समय रहा तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे इनके बारे में। कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेश जीन थेरेपी है। ठीक है, कैंसर में ये रखिएगा कि ये जो टी सेल है, ये कैंसर में होती पाई जाती है। तो उसका नाम भी देख लीजिए क्या है, सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी बोलते हैं इसे। ज़्यादा सक्सेस तो नहीं है, महंगी है ये, थोड़ी महंगी थेरेपी होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी किसी और दिन इसको पूरा करेंगे, और भी आगे जो करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि चीज़ें हमारी तैयार होती रहें और समय आने पर वो हमें कंप्लीट मिलें। कबीरदास की एक दोहा भी इसी तरह का है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। इसका अर्थ ही यही है कि आप धीरे धीरे अपना काम करते रहिए, और समय आने पर वो काम आपका अपने आप ही हो जाएगा। ना कि आप समय से पहले कोई काम करते हैं। जैसे कोई फसल है, और फसल कब होगी? जब उसका समय होगा। जैसे चावल की इस समय फसल हो रही है,
तो वो तभी होंगी। अब उसको सोचें कि आप मई जून में उगा दें तो नहीं होंगे वो, क्योंकि वो ठंडी में ही होते हैं, नवंबर में। जैसे अमन धान आता है, उसके बारे में पूछा गया है, नवंबर दिसंबर में उसकी खेती होती है अमन धान की। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ते रहना चाहिए। तो समय आने पर ही चीज़ें पूरी तरह से पढ़ी जाएँ तो अच्छी रहती हैं। तो इसके साथ ही क्लास का समापन करता हूँ। इसको पढ़िएगा आप, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। अधिकारी वाला चैनल टेलीग्राम जो है हमारा, उसमें आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।